नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की स्थिति की। साथ ही आप स्वयं तुलना करके देख लीजिएगा कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है, जिस पर वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और सरकार पर आरोप मढ़ते रहते हैं, और आपके आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। एक संस्था है, नाम है सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR। इस संस्था ने भारत के 7 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, मलेशिया और इंडोनेशिया। यह रिपोर्ट वकील, जज, पत्रकारों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की एक पूरी टीम ने तैयार किया है। नागरिक समानता, गरिमा, न्याय और लोकतंत्र की स्थिति के आधार पर इसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके मुताबिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत एकदम खस्ता है। इन देशों में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ रेप, मर्डर जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि किस देश में अल्पसंख्यकों की कैसी स्थिति है। सबसे पहले बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जब 1971 में बना था तब ये एक सेकुलर राष्ट्र था, लेकिन 1975 में वहाँ की सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर उसमें कुरान की आयतों को शामिल कर दिया। बस इसी के साथ ये मुस्लिम देश बन गया और यहाँ जो इस्लामिस्ट अतिवादी हैं वो हर दिन धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते रहते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अबू बरकत की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 दशकों में 2,30,600 से ऊपर लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पलायन की अगर यही स्थिति रही तो अगले 30 साल में यहाँ कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बांग्लादेश की यात्रा के बाद वहाँ हिफाज़त-ए-इस्लाम ने मंदिरों को निशाना बनाया था। बांग्लादेश में गठन के समय 1971 में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक वह मानवीय इतिहास का सबसे डरावना समय था। करीब 30 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था और 2 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया था। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने कभी खुलकर बात नहीं की। जस्टिस हुमदुर रहमान के नेतृत्व में 1972 में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। इसकी एक कॉपी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सौंपी गई थी, जिसे तुरंत ही नष्ट कर दिया गया था। 21 अगस्त 2000 को इंडिया टुडे में यह पूरी रिपोर्ट छपी थी। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस नरसंहार के बाद बांग्लादेश में सेकुलरिज्म का उदय हुआ, लेकिन कट्टरपंथियों के राजनीतिक पैठ बनाने के बाद 1977 में संविधान से सेकुलरिज्म को हटा दिया गया और उसमें इस्लाम को प्राथमिकता दी गई। 1988 में इस्लाम बांग्लादेश का मुख्य धर्म बन गया। आर्थिक सेक्टर में भी यहाँ अल्पसंख्यकों को कोई सुविधा नहीं है। देश के 11 बैंक काम कर रहे हैं देश में, जिनमें 100% शरिया है। और ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख और जैन धर्म की जनसंख्या, जो कि पहले जिस समय बांग्लादेश बना था वो वहाँ 22% थी, वो घटकर आज 9% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसी एजेंसियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता। इसमें बताया गया है कि 2003 में अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए लाए गए एक्ट को सही तरीके से लागू भी नहीं किया गया। बांग्लादेश UN के शांति स्थापना मिशन में सबसे ज़्यादा
6,731 सैनिकों का योगदान देता है ताकि दुनिया में शांति स्थापित की जा सके, लेकिन उसके अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। 1946 में यहाँ पहला हिंदू विरोधी दंगा हुआ था। इसके बाद 1971 में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आवामी लीग की सरकार आर्थिक मोर्चे इस्लामिक बैंकिंग के जरिए वहाँ पर कट्टरता फैला रही है। 1950 में यहाँ 4400 मदरसे थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 54,000 हो गई है। आज भी आप देखेंगे तो आए दिन बांग्लादेश से नरसंहार की, हिंसा की खबरें आती रहती हैं। आप अगर इस पर विस्तृत जानकारी चाहते हो तो मैंने पूर्व में अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें बांग्लादेश पर विस्तृत जानकारी है कि वहाँ के हिंदुओं की क्या दशा है, और उस पर प्रश्न भी किया गया है कि आखिर भारत सरकार बोलती क्यों नहीं। दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ खुद मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुसलमानों के कुरान पढ़ने पर भी रोक है। यहाँ सुन्नी मुसलमानों की अधिकता है। वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख और ईसाइयों की हालत बहुत ही खराब है। अल्पसंख्यक युवतियों के साथ बलात्कार, अपहरण और मारपीट की घटनाएं तो वहाँ आम हैं। अल्पसंख्यकों को डरा धमका कर जबरन उनका धर्मांतरण कराया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं पर एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उन्हें जबरन जेलों में ठूंस दिया जाता है। वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों की असहिष्णुता बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आज भी 1950 जैसे ही हालात हैं। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं के सबसे बड़े नेता रहे जोगेंद्र नाथ मंडल ने हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी के बारे में पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री को सूचित किया था। उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ढाका में 10 फरवरी 1950 को 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। वहाँ सुन्नी मुसलमानों ने 363 हिंदू मंदिरों को और गुरुद्वारों को बूचड़ खाने में तब्दील कर दिया है, बदल दिया। 1998 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू केवल 1.6% बचे हुए हैं और ईसाई 1.5%। एशियन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में हर महीने 20-25 अपहरण होते हैं और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली आसिया बीबी पहली अल्पसंख्यक क्रिश्चियन महिला थी जिसे देशद्रोह के केस में फांसी की सजा हुई। 2010 में इस्लामी चरमपंथी भीड़ ने देशद्रोह का आरोप लगाया। पंजाब प्रांत में 7 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया था। इस हमले में 18 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की मेंबर फरहनाज इसाफानी का कहना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमला और अत्याचार शुरू हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान की वास्तव में आज स्थिति है उसका 10% भी नहीं आ सका है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति तो बद से भी बदतर है और उतना सब कुछ, उतनी बुरी स्थिति, हिंदुओं की वह दुर्दशा इस रिपोर्ट में उस तरह शामिल नहीं हो पाई है। फिलहाल पाकिस्तान पर ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि आए दिन सोशल मीडिया से वहाँ के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी जानते रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, वो है अफ़गानिस्तान। CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में मानवाधिकार की हालत बहुत खराब है। यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। यह इस बात की गवाही है कि 1970 की जनसंख्या के मुताबिक अफ़गानिस्तान में हिंदू और सिखों की संख्या करीब 7 लाख थी। अब वहाँ केवल 200 हिंदू और सिख परिवार रह गए हैं। जहाँ 7 लाख जनसंख्या थी वहाँ सिर्फ 200। यहाँ के संविधान में ही लिखा है कि केवल मुस्लिम व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री बन सकता है।
इसके अलावा अधिकारियों को केवल इस्लामिक सिद्धांतों को ही मानना पड़ेगा। CDPHR के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा के मुताबिक अफगानिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक कट्टरता बढ़ी है। संवैधानिक दृष्टि से इस देश में केवल मुसलमानों को ही जगह दी जाती है और गैर मुसलमानों से ऐसे पेश आया जाता है जैसे कि वे उस देश के नागरिक ही न हों। 90 के दशक में तालिबान का फैलाव अफगानिस्तान में हुआ। इसके बाद देश में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। 2016 में वहाँ हिंदुओं और सिखों की संख्या करीब 3000 थी 2016 में, और 2020 में घटकर यह सिर्फ 900 रह गई। अफगानिस्तान की कोर्ट में भी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है। न्याय करने से पहले देखा जाता है कि अभियुक्त का धर्म कौन सा है। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर अमेरिकी आयोग की 2017 की रिपोर्ट में लिखा है कि एक गैर मुस्लिम को कोर्ट कानूनी सहायता तक उपलब्ध नहीं कराता। अपने देश की स्थिति देखिए, हमारे यहाँ उनके लिए 2 बजे रात को भी कोर्ट खुल जाता है। अगला देश है तिब्बत। तिब्बत के बारे में समूची दुनिया जानती है कि चीन तिब्बतियों के मानवाधिकार को बलपूर्वक किस प्रकार से कुचल रहा है। वह तिब्बती बौद्धों की सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है, हालांकि उसने कभी स्वीकार नहीं किया। 1959 में तिब्बत में लोगों ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसके बाद चीन ने वहां पर नरसंहार करते हुए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 80,000 तिब्बतियों के साथ दलाई लामा इंडिया चले आए। केंद्रीय योजना आयोग के अनुसार 2009 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज भी भारत में करीब 95,000 तिब्बती रहते हैं। अगला देश है मलेशिया। मलेशिया में भूमिपुत्रों की आबादी की कुल जनसंख्या जो है वो करीब 69% है। इसमें से 51% मलय समुदाय से है। इसके अलावा बोर्नियन और भारतवंशियों की आबादी वहाँ 17% है। 2018 के मलेशिया सांख्यिकी विभाग के अनुसार मलेशियन चाइनीज 23 और मलेशियन हिंदू वहाँ केवल 7% हैं। मलय मुस्लिमों के समर्थन से बीते कुछ सालों में मलेशिया कट्टर इस्लामीकरण की ओर बढ़ने लगा है। बीते 3 दशक के दौरान मलेशिया में इस्लामिक चरमपंथ बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ स्टेट पॉलिसी के मुताबिक मलेशिया भूमिपुत्र की नीति का अनुसरण करता है। जाकिर नाइक ने वहाँ भाषण दिया था कि यहाँ जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उन सब लोगों को निकालिए और मलेशिया को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र हमें बनाना है। जाकिर नाइक ने यह भी कहा था कि मलेशिया के अल्पसंख्यक हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों से 100 गुना ज़्यादा स्वतंत्र है। CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक नाइक ने अकेले ही मलेशिया के अल्पसंख्यकों का उतना नुकसान कर दिया जितना कोई अन्य नहीं कर सकता था। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका में तमिलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। 26 साल तक चले गृह युद्ध के कारण वहाँ 1 लाख लोग मारे गए, जबकि 20,000 तमिल तो गायब हो गए। इसकी शुरुआत 1956 से हुई, जब श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ पहला दंगा हुआ था। इसके बाद क्रमशः हर वर्ष दंगे होते रहे। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और 1983 का दंगा तो इतना बड़ा था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। आज श्रीलंका में हिंदुओं की स्थिति बेहद खराब है। अभी हाल में कई एक वीडियो श्रीलंका से आए जहां उन्होंने बताया कि हमारे मंदिरों की, हमारे पूजा पाठ की, हमारे अधिकारों की क्या स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति है श्रीलंका में। आप गौर कर सकते हैं कि केवल एक जगह को छोड़ दें, जो तिब्बत, जो कि चीन के आधिपत्य में आता है, तो बाकी सभी देशों की स्थिति केवल इस्लाम की वजह से इतनी बिगड़ी है। अमेरिका की शोध संस्था प्यू रिसर्च के एक शोध के मुताबिक दुनिया में जहां हिंदू और ईसाइयों की संख्या 34-35% की तेज़ी से बढ़ रही है
और बौद्ध मतावलंबियों की संख्या 0.3% की तेज़ी से घट रही है। वहीं इस्लाम तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है। मुस्लिमों की आबादी 73% की तेज़ी से बढ़ रही है। जहां हिंदू और ईसाइयों की 30-35% है, वहां मुस्लिमों की 73% है। यह दुनिया की ज़रूरत से 150% अधिक है। इस संस्था के मुताबिक अगले 30 सालों में दुनिया की आबादी बढ़ के 930 करोड़ के करीब हो जाएगी। मुस्लिम आबादी 3.1% की दर से बढ़ रही है, जबकि समाजशास्त्रियों के मुताबिक फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, ताकि होने वाले 2 बच्चे माँ बाप की मृत्यु के पश्चात उनका स्थान ले लें। इससे धरती पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 3.1 है, जो दुनिया की आवश्यकता से 150% ज़्यादा है। यह रिपोर्ट सिर्फ इस वजह से आपके सामने लाना ज़रूरी था, जिससे आप अपने पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और सरकार को नींद से जगा सकें। उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि अपनी आबादी और जनसंख्या को बनाए रखना, और यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको जितनी सुविधा, जितनी आज़ादी और जितने अधिकार दिए गए हैं, उनको भी समझना कि वो किस कदर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि आपकी जनसंख्या और आबादी अगर सही नहीं होगी तो अल्पसंख्यक होने की दुर्दशा क्या होती है, ये आप अपने पड़ोसी देशों से बेहतर ढंग से जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।